गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत सितारा कोचिंग क्लासेस तारानगर के प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत एक नया टॉपिक राजस्थान एकीकरण। इससे पहले आप पढ़ चुके थे राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें स्थिति, विस्तार, राजस्थान की स्थलीय सीमा, फिर राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य या हम कहें ऐतिहासिक स्वरूप या क्षेत्र विशेषों के प्राचीन नाम। आज हमारा एक अलग सा टॉपिक राजस्थान एकीकरण। इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट, हर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर ये सिलेबस में होता है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं जरूर होती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, राजस्थान एकीकरण। अब जब राजस्थान एकीकरण पढ़ा जाए, है तो ये राजस्थान का, किंतु इससे पहले यहाँ थोड़ी सी कुछ बातें आएंगी, जो बातें होंगी भारत को लेकर कि क्या था उस समय की परिस्थितियाँ। और एकीकरण जब पढ़ते हैं तो एकीकरण है, यानी पूरे भारत की अगर बात की जाए तो एकीकरण, उस एकीकरण के लिए अगर हम कहें तो एकीकरण का सर्वप्रथम कार्य अगर माना जाए, किया जाए, या एकीकरण का अगर श्रेय दिया जाए देश के अंतर्गत, तो यहाँ एक व्यक्ति विशेष, एक विद्वान राम मनोहर लोहिया, इन्होंने मान लो किया है इसकी शुरुआत की, कि जनक कह सकते हैं एक प्रकार से। तो एकीकरण का प्रारंभिक श्रेय अगर यहाँ दिया जाए तो वो है राम मनोहर लोहिया को। अब ये था कब टाइम पीरियड, भारत के आज़ादी के टाइम पीरियड की बात है। उस दौरान अगर हम कहें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो उस दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। इस दौरान अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे क्लीमेंट एटली। और अगर इनसे भी पहले अगर आप कहीं पढ़ते हो तो एटली से भी पहले थे तो वो थे चर्चिल, इस समय। और देश का, भारत की अगर हम बात करें तो वायसराय, तो वो वायसराय थे लॉर्ड माउंट बैटन। तो इस समय देश के अंतर्गत वायसराय थे, तो वायसराय का पद था, तो उस पर थे लॉर्ड माउंट बैटन। तो पहले आपको ये छोटी सी बात, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हम एकीकरण, उस एकीकरण को अगर थोड़ा सा देश में अगर सेंटर से पढ़ते हैं प्रारंभिक टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए, तो आप थोड़ी सी ये बातें, एकीकरण का जनक श्रेय तो राम मनोहर लोहिया को, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली, उनसे भी पहले के अगर कहीं पूछते हो तो ध्यान रखना चर्चिल थे। और अगर उस समय के वायसराय की अगर बात की जाए तो वायसराय है वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। अब बात आती है तो वो है इस समय, और एक समिति बनाएगी और उस समिति का नाम था प्रांतीय समिति। इस दौरान और एक समिति बनाई जाती है और समिति का नाम रखा जाता है प्रांतीय समिति। अब इस प्रांतीय समिति के उस समय के अंतर्गत अध्यक्ष थे, तो वो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस समय के अंतर्गत इस समिति के अध्यक्ष थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही है राजस्थान के अंतर्गत एकीकरण के मूल रूप से हम कहें तो जनक या श्रेय। अब ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको अगर आप कहीं पढ़ते हो तो इनका जिक्र आता है, तो एक तो इन्हें कहा जाता है भारत का आयरन मैन, लोहे पुरुष, कि जब आप इनकी अगर बारे में पूरी अगर आप पढ़ते हो तो जीवनी, तब इन्हें एक तो उपाधि दी जाती है भारत का लोहे पुरुष, एक इन्हें दी जाती है उपाधि बिस्मारक की, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो उन्हें उपाधि दी जाती है, तो इन्हें दिया जाए तो इन्हें कहा जाता है भारत का लोहे पुरुष, और इन्हें कहा जाता है तो भारत के अंतर्गत बिस्मारक। किंतु अगर आप कहीं ये पढ़ो कि
राजस्थान का लौह पुरुष, तो राजस्थान का लौह पुरुष माना जाता है किसे, तो दामोदर दास राठी, एक व्यापारी, एक बनिया, और इनका संबंध है तो ये है ब्यावर अजमेर से। कि राजस्थान का अगर हम कहें लौह पुरुष तो वो माना जाता है दामोदर दास राठी को, ब्यावर अजमेर को। अब यहाँ मेन बात आती है तो इसकी कि जी इन्हें बिस्मारक की उपाधि दी गई, तो आपको ये पता हो कि ये बिस्मारक है क्या। तो ये बिस्मारक है, उस बिस्मारक का संबंध है तो क्या है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जर्मनी। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है जर्मनी, और जर्मनी का एक प्रांत है, एक राज्य है जिसे कहा जाता था, या हम कहें पर्शा, कि यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश, और जर्मनी देश का एक प्रांत, एक राज्य है पर्शा। और इस पर्शा का एक शासक था, उस शासक को कहा जाए, इसका नाम था विलियम प्रथम। इस शासक का नाम था विलियम प्रथम। अब जो ये पर्शा है, ये प्रांत है, ये आसपास के कई क्षेत्र विशेषों से या हम कहें अलग अलग शासकों से और कहीं ना कहीं प्रभावित था। सब इसको कहीं ना किसी प्रकार से परेशान करते थे, या कह सकते हैं अपने क्षेत्र विशेष में मिलाना चाहते थे। तो था क्या, ये जो विलियम प्रथम है, इस विलियम प्रथम का और 1862 के अंतर्गत क्या किया गया, एक चांसलर नियुक्त किया गया, या मैं यूँ कहूँ कि इन्होंने विलियम प्रथम ने और 1862 के अंतर्गत अपना एक चांसलर बनाया, और उस चांसलर का नाम था बिस्मारक। उस चांसलर का नाम था बिस्मारक। और इसी बिस्मारक ने क्या किया, 1872 में, इसी बिस्मारक ने 1872 में जो पर्शा था, जो अलग अलग टुकड़ों में टूटने जा रहा था, इस पूरे पर्शा का इन्होंने क्या किया, एकीकरण किया। तो उस वजह से ये बिस्मारक जाने जाते हैं पूरे विश्व भर में, और उन्हीं के नाम के आधार पर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने भी जब यहाँ एकीकरण का कार्य किया तो फिर इनको उपाधि, या हम ये कहें इनकी तुलना इस बिस्मारक से की जाती है। तो रिपीट करते हैं, राजस्थान एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो एकीकरण में हमने कहा है कि एकीकरण के अंतर्गत अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसका श्रेय दिया जाता है राम मनोहर लोहिया को। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो वो थे क्लीमेंट एटली। फिर अगर यहाँ उस समय की वायसराय की बात की जाए तो वो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमने कहा था अगर क्लीमेंट एटली से भी पहले अगर बात कहीं आप पढ़ो तो उस समय पर प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अब बात आती है, उस समय एक प्रांतीय समिति बनाई जाती है, उस प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें 2 उपाधियां दी गई, जिसके अंतर्गत एक तो इन्हें हम कहते हैं भारत का लौह पुरुष, और एक हमने कहा इन्हें बिस्मारक। जब राजस्थान के लौह पुरुष की अगर आप बात पढ़ते हो कहीं तो फिर वो नाम आता है दामोदर दास राठी, एक व्यापारी, एक बढ़िया ब्यावर अजमेर का। अब बात थी इस बिस्मारक की, तो कि बिस्मारक है क्या, तो यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश, जर्मनी के अंतर्गत आने वाला एक पर्शा, एक प्रांत, एक राज्य, और वहाँ का एक शासक था विलियम प्रथम। इस समय के दौरान क्या था, पर्शा आसपास के क्षेत्र विशेषों से प्रभावित था, ये टूटने जा रहा था, अलग अलग शासक इसको अपने अपने क्षेत्र विशेष में अधिकार में लेना चाहते थे। तो इसी विलियम प्रथम का 1862 में एक चांसलर नियुक्त किया जाता है, उस चांसलर का नाम था, वो था बिस्मारक। इसी बिस्मारक ने 1872 में और इसी पर्शा का एकीकरण किया, इसको आपस में जोड़ने का कार्य किया, और इसी चांसलर बिस्मारक के आधार पर, इसी के कार्यों के आधार पर, और यहाँ उपाधि तुलना दी गई है भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे यहाँ कहा जाता है भारत का बिस्मारक। तो ये है हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग का सार, कहते हैं राजस्थान एकीकरण पढ़ें उससे पहले ये छोटी छोटी आपको कुछ बेसिक सी बातें पता हो। अब इसको करते हैं कंटिन्यू।
यस। अब अगर बात की जाए राजस्थान एकीकरण की, तो राजस्थान एकीकरण को अगर देखा जाए तो इस एकीकरण के समय राजस्थान के अंतर्गत एक तो थी रियासतें, उन रियासतों की संख्या आपको पता है कितनी, 19। दूसरा था यहाँ ठिकाने, उन ठिकानों की संख्या थी 3। फिर था एक केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी तो वो थी 1। तो यानी ये 3 चीज़ें कि राजस्थान एकीकरण के समय यहाँ राजस्थान में रियासतें 19, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे तो वो थे हमारे 1। अब जो ये 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों की अलग अलग विशेषताएं अगर देखें तो इनमें टोंक ऐसी एक रियासत थी, वो थी मुस्लिम। इस 19 में से और टोंक एक ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम थी। दूसरा है एक रियासत भरतपुर, जो संबंधित थी तो हम कहें जाट समुदाय से, और शेष जो रह गई वो सारी की सारी थी तो वो संबंधित थी किससे, राजपूतों से। या हम कहें एक टोंक, एक भरतपुर, और शेष जो 17 रहती हैं वो 17 वो अधिकार क्षेत्र पर थी तो किनके, राजपूतों के। अब बात आती है ठिकानों की, तो ठिकानों की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ ठिकानों के अंतर्गत जिक्र आता है तो एक ठिकाना आता है नीमराणा, और नीमराणा अगर हम देखें तो हमारा अलवर के अंतर्गत। एक ठिकाना आता है कुशलगढ़, कुशलगढ़ देखा जाए तो ये आता है बांसवाड़ा में, और एक ठिकाना आता है लावा, और इस लावा को अगर आप देखो तो ये आता है टोंक में, ये आता है टोंक में। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत आता है एक क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा, तो यहाँ ये हमारा एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो हमारे पास राजस्थान एकीकरण के समय 19 रियासतें, जिसमें से एक मुस्लिम रियासत टोंक, जाटों के अंतर्गत भरतपुर, से 17 रियासतें राजपूतों से संबंधित। ठिकानों में नीमराणा अलवर से, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, लावा टोंक से। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में एक आता है हमारा अजमेर मेरवाड़ा। फिर अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो एकीकरण, उस एकीकरण के हमारे चरण अगर आएंगे तो उस चरणों की संख्या आप देखोगे 7। तो राजस्थान और राजस्थान के एकीकरण को अगर हम आगे जैसे पढ़ते हैं तो उसमें आने वाले चरण होंगे, उन चरणों की संख्या 7 होगी। और उनके लिए अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक कि राजस्थान एकीकरण जिसको हम पूरा करते हैं तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। अब ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है उसके लिए अगर देखा जाए तो उसमें माना जाता है लगभग 8 वर्ष 7 माह और लगभग 14 दिन का समय लगता है कि इसको अगर पूरा होगा तो उस पूरा होने के अंतर्गत लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगता है। तो ये हमारे लिए एक तो रियासतें 19, ठिकाने 3, केंद्र शासित प्रदेश 1। इसके बाद राजस्थान एकीकरण के चरणों की अगर आप बात करोगे तो चरण आपके 7 होंगे। यहाँ टाइम पे स्टार्ट होता है तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956, और इसकी अगर आप अवधि पढ़ोगे तो अवधि मानी जाएगी हमारे पास 8 तो वर्ष होंगे, 7 महीने होंगे और लगभग 14 दिन होंगे। तो ये है हमारा फिर एक छोटा सा इसी का एक पार्ट। फिर अब इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं इसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे तथ्य। पहले कि यहाँ पर कुछ तथ्य, जैसे
नंबर 1, सबसे अगर प्राचीन कोई रियासत मानी जाती है या इस समय के अंतर्गत कि सबसे अगर कोई प्राचीन रियासत की बात की जाए तो सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है मेवाड़। इन 19 रियासतों में सबसे पुरानी अगर रियासत मानी जाती है तो वो है मेवाड़। नवीन रियासत अगर है तो वो नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़। फिर अगर हम बात करें तो जनसंख्या, उस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो मानी जाती है इसके अंतर्गत जयपुर। क्षेत्रफल के आधार पर और सबसे बड़ी अगर रियासत मानी जाती है तो वो मानी जाती है जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत अगर मानी जाती है तो वो रियासत थी शाहपुरा, और शाहपुरा आता है हमारा भीलवाड़ा के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके बाद और कुछ आने वाले और तथ्य। तो पहले तो यहाँ पुरानी रियासतों के अंतर्गत तो सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नवीनतम जो अंग्रेजों ने बनाई झालावाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत तो जोधपुर, और यहाँ अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत अगर है तो वो छोटी रियासत मानी जाती है भीलवाड़ा। अब देखिए इससे भी और कुछ तथ्य। इसमें क्या आता है, सर्वप्रथम विल्य पत्थर पर हस्ताक्षर किए कि यहाँ राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत विल्य पत्र हेतु, और जब हस्ताक्षर करने की बात आई तो सबसे पहले अगर हस्ताक्षर किए गए तो वो कब, तो यहाँ ध्यान रखिए 7 अगस्त 1947 को। और यहाँ किया जाता है किसके द्वारा, तो तत्कालीन समय के अंतर्गत शासक शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह थे तो कहाँ, कौन सी रियासत के, बीकानेर के। तो यहाँ विल्य पत्र पर जब हस्ताक्षर की बात आती है तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वो 7 अगस्त 1947 को। टाइम पीरियड ध्यान रखें, और करने वाला जो था तो वो शासक था तो वो था शार्दुल सिंह, और वो थे बीकानेर के। सबसे अंत में अगर यहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, सबसे अंत के अंतर्गत अगर कोई हस्ताक्षर करता है तो वो थे यहाँ उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह थे तो कहाँ के थे, धौलपुर के। और कब किए, तो ध्यान रखना 14 अगस्त 1947 को। कि यहाँ विल्य पत्र जब बात आती है तो विल्य पत्र पर सबसे पहले तो हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947, शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक। सबसे लास्ट के अंतर्गत बात आती है तो 14 अगस्त 1947 को, और यहाँ शासक थे तो उदयभान सिंह, और उदयभान सिंह थे तो कहाँ के थे, धौलपुर रियासत के शासक। अब फिर एक बात और आती है जिस पर अगर देखें तो एक शासक थे चंद्रवीर, और ये चंद्रवीर थे कहाँ के, सिरोही के। कि एक शासक थे रियासतों में और सिरोही रियासत के शासक थे चंद्रवीर। चंद्रवीर ने क्या किया, जब इन्होंने यहाँ विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए तो हस्ताक्षर करने के दौरान इन्होंने कहा मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इन्होंने लास्ट में ये कहा कि जब हस्ताक्षर करने का टाइम आया तो हस्ताक्षर करते टाइम इन्होंने कहा मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसके बाद फिर एक शासक आते हैं हनुमंत सिंह।
और ये हनुमंत सिंह थे तो कहाँ के थे? जोधपुर के। हनुमंत सिंह है तो ये हनुमंत सिंह थे जोधपुर के। अब इनकी खास बात थी कि जिस समय देश आज़ाद हुआ, जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947, तो उस दौरान पूरा देश खुश था, पूरी रियासतें खुश थी कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इस दौरान ये पूरे रियासतों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्या किया, इस दिन को शोक दिवस के रूप में बनाया। एक तो इसने इसको क्या किया, शोक दिवस के रूप में बनाया, और दूसरा इसने क्या किया, इस दिन ही काली पगड़ी भी पहनी, कि शोक दिवस है, उस शोक दिवस को प्रकट करने के लिए, बनाने के लिए, दिखाने के लिए, और इन्होंने काली पगड़ी पहनी। अब जब और बहुत सारी छोटी छोटी और बातें आती हैं, तथ्य आते हैं, एक प्रकार से हम कहें कि कहानियों के रूप में आते हैं, तो राजस्थान की जो ये काफ़ी सारी रियासतें थी 19, उनमें से कई सारे थे, जैसे टोंक रियासत थी तो वहाँ का शासक था, जोधपुर रियासत थी तो वहाँ का शासक था। इनमें से ऐसे कई और छोटे छोटे शासक थे। वो क्या थे, इस समय जैसे ही देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस दौरान इनके दिमाग में था कि चलो हमारी रियासत, हमारा शासन है वो तो धीरे धीरे जाएगा। शासन किया था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे पूरा का एकीकरण होगा तो कहीं ना कहीं प्रधानता किसी और को मिलेगी, अपने तो है वहाँ के वहाँ रह जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ से और अपने निकलकर और क्या करें, कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएं। दूसरे का मतलब है ये कुछ चाहते थे, जिसमें एक ये थे जोधपुर के हनुमंत सिंह, ये चाहते थे कि पाकिस्तान में इनका विलय हो जाए, और इन्होंने इस संबंध के अंतर्गत वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र भी लिखा। मोहम्मद अली जिन्ना मिलने भी आए, इनसे निवेदन भी किया कि आओ, अब जोधपुर से अगर पाकिस्तान में जाया जाए, विलय किया जाए, तो पहले बीच में आएगा बीकानेर। अब बीकानेर को अगर पाकिस्तान में लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं, बीकानेर वाला तो पहले ही क्या है, साइन करके बैठा है, तैयार है कि अपना तो फाइनल हो गया जी, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब यहाँ इन्होंने सोचा तो कहाँ जाएं, तो ये जाए जैसलमेर वाले की साइड में। अब जैसलमेर थोड़ा सा बोलो मेरे लिए तरिया मान गए जी, कह जी चलो। किंतु जैसे ही यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, कुछ और सदस्य, उन्होंने आके और जैसलमेर शासक को समझाया कि जी जोधपुर वाले से तो हम साइन करवा चुके हैं विलय पत्र पर, आप ऐसी गलती न करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भी उस जैसलमेर शासक रियासत, उस क्षेत्र विशेष को और राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया। और जो ये कुछ थे अपवाद, मान लो किसी प्रकार से ये थे, तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए क्या थे, इधर उधर होने की कोशिश कर रहे थे, किंतु लास्ट में इन्हें भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होना पड़ा। किंतु भाई इनकी भी गलती नहीं थी। सीधी सी बात ये है ना कि जब यहाँ पूरे क्षेत्र विशेष पर अधिकार था, शासन चलता था, और जब वो सब कुछ हाथ से जाने लग रहा था, एक प्रकार से लग रहा था, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मन है, उस मन में विचार अलग अलग आएंगे। तो उन वजह से कहीं ना कहीं एक बार के लिए प्रभावित हुए थे। तो कि राजस्थान एकीकरण के समय सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो 7 अगस्त 1947 को तत्कालीन समय में बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह। फिर बात आती है सबसे अंत के अंतर्गत, अगर यहाँ हस्ताक्षर होते हैं तो धौलपुर शासक उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को। सिरोही के शासक चंद्रवीर, इन्होंने जब हस्ताक्षर किए तो इन्होंने कहा मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। फिर जोधपुर के आते हैं हनुमंत सिंह। अब इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने और इस स्वतंत्रता को शोक दिवस के रूप में मनाया, और इस दौरान इन्होंने काली पगड़ी को भी धारण किया, काली पगड़ी पहनी। तो ये कुछ तथ्य जो यहाँ इस राजस्थान एकीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हैं तथ्य, अलग अलग बातें, इनसे जुड़ी भी बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं और भी मिल जाए तो उनको भी आप जरूर पढ़ें। मुख्य हमारे पास ये थे। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान एकीकरण और राजस्थान एकीकरण के चरण, और जिन चरणों की बात थी तो हमने कहा था चरण है तो वो हमारे पास कितने होंगे, 7 होंगे। अब ये 7 चरण होंगे, कौन कौन से, कैसे कैसे, इनकी क्या क्या विशेषता, एक एक पर चर्चा करेंगे। 7 में से स्टार्ट के 4 महत्वपूर्ण हैं, 4 आगे समझ में तो बाकी वाले ये मान लो फॉर्मेलिटी सी रह जाएगी। प्रथम अगर चरण है तो प्रथम चरण, इसको चरण न लिखकर और इसको हम नाम से संबोधित करेंगे। तो यहाँ प्रथम जो चरण है उस प्रथम चरण को और नाम दिया गया मत्स्य संघ।
प्रथम चरण है तो उस प्रथम चरण को यहाँ नाम दिया गया, तो वो नाम कहलाता है मत्स्य संघ। अब इस मत्स्य संघ की बात आती है तो इस प्रथम चरण को और अगर मनाया गया या इसका एकीकरण किया गया तो हम ये कहें इस टाइम पीरियड में अवधि आती है हमारी 18 मार्च 1948। ये प्रथम चरण है, मत्स्य संघ नाम है, 18 मार्च 1948 है। जब आप इसको पढ़ो यानी मत्स्य संघ अगर आप पढ़ते हो तो इसके बारे में कहा जाता है, इसका जो नामकरण है वो नामकरण किया जाता है किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। और ये के.एम. का मतलब, के का मतलब आप पढ़ते हो कन्हैया लाल, एम का मतलब माणिक्य लाल मुंशी, के.एम. मुंशी तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, इन्होंने ये नाम सुझाया था। अब इस चरण की बात है, इस संघ की बात है, तो इसके अंतर्गत आने वाली रियासतें, तो इसमें रियासतें जो थी वो एक अलवर, एक भरतपुर, एक धौलपुर और एक करौली। या जब आप पढ़ते हो तो सीधा सा कहते हैं ना ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD कह सकते हो, या सीधा सीधा ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग था। रियासतें 4 हो गई, रियासतें 4 हो गई। तो इस दौरान और जो सबसे पहले यहाँ मुख्य था राज प्रमुख, वो राज प्रमुख बनाया जाता है किसको? तो यहाँ एक शासक थे उदयभान सिंह, और वो उदयभान सिंह शासक थे। तो कौन सी रियासत के? और रियासत आती है हमारी धौलपुर कि धौलपुर रियासत के शासक उदयभान सिंह को इस समय यहाँ क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। अब ये राज प्रमुख बने तो यहाँ उप राज प्रमुख बनाया जाता है। तो इस दौरान उप राज प्रमुख बनते हैं तो ध्यान रखना, एक नाम आता है वासुदेव, और वासु जो देव थे वो थे उस समय के अंतर्गत करौली रियासत के शासक, कि वो थे तो करौली रियासत के शासक थे। फिर बात आती है तो इस दौरान राजधानी, तो राजधानी बनाई जाती है अलवर को, राजधानी बन गई अलवर। फिर बात होती है तो यहाँ इस समय के अंतर्गत उद्घाटन का स्थल, तो उद्घाटन स्थल अगर देखो तो अलवर आ गया, करौली आ गया, धौलपुर आ गया, 3 रियासतें तो आ गई। तो चौथा बच गया भरतपुर, और भरतपुर बच गया तो भरतपुर के अंतर्गत यहाँ लोहागढ़ दुर्ग, इस लोहागढ़ दुर्ग को, और यहाँ इसका माना जाता है उद्घाटन स्थल। यहाँ होगा भी सारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ। फिर बात आती है तो उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता उस समय पे थे NV, ये NV का मतलब है नर हर विष्णु, नर हर विष्णु NV, और उनके आगे लिखा मिलेगा आपको गॉड गिल। इसी दौरान क्या किया गया? यहाँ एक पद सर्जित किया गया, और वो पद था प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री यहाँ फिर चुना गया तो किन्हें? शोभाराम कुमावत जी को। तो यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। तो यानी ये एक चरण है हमारा प्रथम, और इस प्रथम चरण के अंतर्गत ये सारे के सारे तथ्य। अब इनको एक एक को देखो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पढ़ो तो सारे पढ़ने पड़ेंगे भाई। मत्स्य संघ, अपने अवधि 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ नाम दिया गया, नामकरण के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। रियासतों की बात है तो रियासतों से आप परिचित हो, तो यहाँ रियासतें हैं तो 4 हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चारों रियासतों का रोल
राज प्रमुख बनाया जाता है तो उदयभान सिंह को, कहाँ के, धौलपुर के। उपराज प्रमुख बनाया जाता है तो वासुदेव थे तो करौली के। राजधानी बनाई जाती है तो राजधानी अलवर को। फिर उद्घाटन का कोई स्थल देखा जाए तो उद्घाटन स्थल होता है लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग है तो वो है कहाँ, भरतपुर के अंतर्गत। फिर आती है उद्घाटनकर्ता की बात, तो नाम आता है NV, यानी नर हर विष्णु गोडगिल। फिर बात आती है इस समय का जो पद था तो एक प्रधानमंत्री पद, और वो उस पद पर थे तो शोभाराम कुमावत। तो राजस्थान एकीकरण, उस राजस्थान एकीकरण का ये हमारा प्रथम चरण, और उसको हमने कहा मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। ये है हमारा नंबर 1। अब इसके बाद करते हैं सेकंड नंबर। हाँ भाई, इसमें एक चीज और थी, इसी प्रथम चरण के अंतर्गत क्या था, एक ठिकाना। इसी प्रथम चरण में ही एक ठिकाना था, और वो था नीमराणा। और नीमराणा कहाँ था, अलवर में। तो इसी प्रथम चरण के अंतर्गत ही एक जो ठिकाना था नीमराणा, उस ठिकाने को भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो 4 तो रियासतें हो गई और एक हो गया ठिकाना नीमराणा अलवर वाला। पॉइंट नंबर 2 आता है यहां पर पूर्वी राजस्थान। और जब पूर्वी राजस्थान की बात की जाती है तो उस पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत इसका टाइम पीरियड आता है 25 मार्च 1948। यानी पहला था तो 18 मार्च 1948, दूसरा आ गया तो 25 मार्च 1948। अब इस पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत मूल क्या होगा, तो इसके अंतर्गत 9 तो आती हैं रियासतें, इसमें 9 तो रियासतें आएंगी और 2 इसके अंतर्गत आएंगे ठिकाने। 9 रियासतें हैं और 2 इसके अंतर्गत आते हैं हमारे ठिकाने। अब इसमें रियासतों के अंतर्गत जैसे एक आती है बांसवाड़ा, एक आती है डूंगरपुर, एक आती है प्रतापगढ़, एक आती है कोटा, एक आती है बूंदी, एक आती है झालावाड़, एक आती है टोंक, एक क्षेत्र विशेष कुशलगढ़। वैसे तो ये ठिकाना है किंतु यहाँ पर एक रियासत इसके अंतर्गत, और एक आता है हमारा किशनगढ़। और रही बात जो ठिकानों की, तो उसके अंतर्गत हम कहें तो हमारे पास जो 2 ठिकाने थे, जिसमें एक हम कह रहे हैं कुशलगढ़ जो हमारा था बांसवाड़ा के अंतर्गत, और एक था जो लावा, और जो लावा था हमारा कहाँ, टोंक में। या यहाँ यूँ कह दूँ कि ये कुशलगढ़ है, उस कुशलगढ़ की जगह आप कह सकते हो तो मूल रूप से इसमें हम कहें तो शाहपुरा, यानी जो भीलवाड़ा का क्षेत्र था। सॉरी, ये 9 रियासतें थी। तो 9 रियासतों के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब अगर इनको आप जब भी देखो तो इनको आप ये रखो, 3 अलग, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 3 अलग, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़ 3 अलग। तो यानी कई बार 9 की 9 पूरी ध्यान नहीं रहती, तो इनको अलग अलग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीनों साथ साथ हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ पास पास हैं, टोंक हो गया, शाहपुरा हो गया, किशनगढ़ हो गया, शाहपुरा भीलवाड़ा, किशनगढ़ अजमेर हो गया। और ठिकानों की बात थी तो एक ठिकाना कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंतर्गत, और एक अपने ठिकाना जो लावा जो है हमारा टोंक के अंतर्गत। अब जब भी हम ये रियासतें वगैरह इनका एकीकरण देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ खास बातें, यहाँ बनाया जाता है राज प्रमुख।
अब राज्य प्रमुख बनेगा जब कोई रियासत हो और वो रियासत जो जितनी भी है उनमें जो सबसे बड़ी रियासत, तो इनमें अगर देखा जाए तो मुख्य भूमिका थी उस समय के अंतर्गत कोटा रियासत की, और कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह। तो इन भीम सिंह को क्या किया गया, यहाँ इस समय के अंतर्गत और राज प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। भीम सिंह जी यहाँ राज प्रमुख बन गए, तो इनका राज प्रमुख इस दौरान उप राज प्रमुख, तो उप राज प्रमुख यहाँ दिमाग में यही आएगा जी, उदयभान सिंह को बनाया गया होगा शायद, कि उदयभान सिंह को तो तब बनाया गया ना जब वो मत्स्य संघ इसमें मिला हो, तो इसके अंतर्गत तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब इन्हीं में से कोई ना कोई रियासत होगी जिसका क्या होगा, यहाँ उपराज प्रमुख बनेगा। तो कोटा के नज़दीक क्या है, बूंदी है, तो बूंदी के थे बहादुर सिंह, बूंदी के थे बहादुर सिंह। तो इन बहादुर सिंह को क्या कर दिया जी, उपराज प्रमुख बना दिया, क्या जी हाँ नाम तो लग गए, उसके लक्षण भी हुए। तो यहाँ राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के, उपराज प्रमुख तो बूंदी के और वो थे बहादुर सिंह। फिर बात आती है तो यहाँ पर उद्घाटन स्थल, तो उद्घाटन स्थल तो वो यहाँ बड़ा है तो कोटा है, तो यहाँ कोटा दुर्ग है, उस कोटा दुर्ग को क्या कर लिया इन्होंने और उद्घाटन का स्थल निश्चित कर लिया, अभी 8 प्रोग्राम। तो ये उद्घाटन स्थल हो गया। अब बात आती है तो यहाँ उद्घाटनकर्ता, तो यहाँ उद्घाटन करेगा कौन, तो यहाँ पर भी हमारे पास उद्घाटनकर्ता वही थे NV गौडगिल, नरहर विष्णु गौडगिल, नरहर विष्णु गौडगिल। यहाँ पर राजधानी है तो राजधानी भी बनती है तो वो कोटा है। फिर यहाँ पर नियुक्त किया जाता है तो हम कहें एक पद और वो पद था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ बनाया जाता है तो नाम आता है एक गोकुल लाल असावा, कि यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री बनता है गोकुल लाल असावा। तो ये हमारा दूसरा चरण, जिस दूसरे चरण की मुख्य बातें। तो इसके अंतर्गत अगर हमने देखा तो इसको नाम दिया गया पूर्वी राजस्थान, जिसका एकीकरण होता है तो 25 मार्च 1948 को। अब इसमें 9 रियासतें प्लस के अंतर्गत 2 ठिकाने अपने कंप्लीट हो गए। एक नीमराणा अलवरवाड़ा पहले के अंतर्गत, 2 बचे थे तो 2 वो यहाँ आ गए। 9 रियासतें हैं तो एक बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ पास, कोटा बूंदी झालावाड़ पास, टोंक शाहपुरा किशनगढ़ आसपास। ठिकानों में एक कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा का, एक लावा टोंक का। तो ये हो गए जी ठिकाने। अब बात आती है तो राज प्रमुख बनेगा तो यहाँ मोटा क्षेत्र विशेष है, तो रियासत है तो वो कोटा है, तो कोटा वाले को भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया। फिर उपराज प्रमुख की बात थी तो ध्यान रखो यहाँ इनमें से कोई ना कोई बनाया जाएगा, तो इनमें से बूंदी वाले को बना दिया और वो थे बहादुर सिंह। फिर बात आती है उद्घाटन स्थल है, तो उद्घाटन स्थल है वो था कोटा दुर्ग। फिर उद्घाटन करता थे तो वो थे NV गौडगिल, नरहर विष्णु गौडगिल। और एक जो पद था प्रधानमंत्री का, यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं तो वो थे हमारे गोकुल लाल असावा। और पिछले वाले के अंतर्गत थे मत्स्य संघ में थे तो वो थे शोभाराम कुमावत। तो ये हमारा दूसरा चरण। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। यस नहीं, नंबर 3 तीसरा आता है, इसे कहा जाता है संयुक्त राजस्थान। अब ये संयुक्त राजस्थान बनेगा वो क्या होगा, तो संयुक्त राजस्थान है, उस संयुक्त राजस्थान का एकीकरण होता है। तो उसमें हम कहें तो हमारे पास टाइम पीरियड होता है 18 अप्रैल 1948। एक बात ध्यान रखना भी, ये कई बार ये एकीकरण ये टाइम पीरियड, पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा आप पढ़ रहे हो 18 अप्रैल 1948। अब इस संयुक्त राजस्थान में क्या होगा, बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है भाई। इसके अंतर्गत अभी आप जो पढ़ के आए हो पूर्वी राजस्थान, अभी जो आप पढ़ के आए हो पूर्वी राजस्थान, उस पूर्वी राजस्थान में क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक को मिला दिया, एक रियासत, और एक रियासत मिल गई तो वो रियासत कौन सी थी, उदयपुर। तो यानी यहाँ एक प्रकार से कहें तो कुल रियासत हो गई, तो कुल कितनी हो गई, 10 हो गई, 10 रियासत हो गई। क्यों, क्योंकि 9 आप पिछले वाले में पढ़ चुके थे और ये 10वीं थी तो उदयपुर। अब रियासत मोटी आ गई भाई उदयपुर, तो मोटी रियासत आ गई तो यहाँ राज प्रमुख बनाया जाएगा, तो राज प्रमुख बनाया जाएगा किसे, उदयपुर को। तो उदयपुर के उस समय के अंतर्गत शासक थे तो वो थे भोपाल सिंह। उदयपुर है तो उस उदयपुर रियासत के शासक थे वो थे भोपाल सिंह। किंतु इन भोपाल सिंह की खास बात यहाँ इस एकीकरण के अंतर्गत एकमात्र अपंग शासक कि एकमात्र और कोई अपंग शासक अगर है तो वो अपंग शासक माना गया है, वो है हमारे भोपाल सिंह जो थे उदयपुर के। फिर अब उपराज प्रमुख की बात आ गई, तो यहाँ उपराज प्रमुख कौन बन जाएगा भाई, तो उपराज प्रमुख बन जाएंगे भीम सिंह। और भीम सिंह थे तो वो कहाँ के थे, कोटा के थे। इस समय मोटा पद आ गया तो उदयपुर आ गया, तो उदयपुर को यहाँ क्या बना देंगे, राजधानी। तो उदयपुर राजधानी बन गई। किंतु खास बात ध्यान रखना, उद्घाटन का स्थल है तो वही रखा गया जो पीछे वाला था, क्योंकि ताकि अनबिकिन की राज्य रखना जरूरी, तो इनको थोड़ा सा सही रखने के लिए और उद्घाटन का स्थल इन्होंने वही रख दिया। कोटा आएंगे जी, कोटा का दुर्ग। यहाँ उद्घाटन करने वाला था तो उद्घाटनकर्ता इस समय के अंतर्गत आते हैं तो वो थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो इस समय के अंतर्गत उद्घाटन करता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो इस समय प्रधानमंत्री का जो पद था वो था किसके पास, माणिक्य लाल वर्मा। तो ये थे उस समय के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद पर। तो ये हमारा तीसरा चरण जिसके अंतर्गत हम कहें तो संयुक्त राजस्थान 18 मार्च 1948। इसी के अंतर्गत क्या किया गया, बिल्कुल सिंपल सा पूर्वी राजस्थान जिसमें 9 रियासतें थी उनमें केवल एक रियासत उदयपुर को मिला दिया गया, तो टोटल हो गई 10 रियासतें। अब यहाँ राज प्रमुख बनेगा तो बड़ी रियासत है, उदयपुर है तो उदयपुर के शासक थे भोपाल सिंह। खास बात तो एकमात्र अपंग शासक वो माना जाता है इनको। फिर था उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा वाले को राजधानी उदयपुर को बना दी। किंतु यहाँ खास बात थी तो वो थी उद्घाटन स्थल। उद्घाटन का स्थल है वो कोटा दुर्ग ही रखा गया। उद्घाटन स्थल है तो वो क्या रखा गया, कोटा दुर्ग को ही रखा गया। उद्घाटन करने वाले थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री इस समय पर, तो प्रधानमंत्री का पद वो है तो उस पर माणिक्यलाल वर्मा। तो ये हमारा तीसरा चरण, मत्स्य संघ 1 नंबर, पूर्वी राजस्थान, और फिर नंबर 3 हमारा संयुक्त राजस्थान 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट करते हैं इसी पर। नंबर 4, जैसा नाम है वैसा ही, वृहद राजस्थान। अब जब वृहद राजस्थान की बात आई तो इसका एकीकरण होता है, तो हमारे पास यहाँ टाइम पीरियड आता है 30 मार्च 1949
1949 और इसी 30 मार्च को ही आप कहते हो तो यही हमारा राजस्थान दिवस। अब जैसा नाम है वरद है, तो वरद है तो अपने आप में इसकी विशेषताएं वरद ही मिलेंगी। तो इसके अंतर्गत एक तो थी रियासतें, उन रियासतों की अगर आप बात करो तो वरद नाम हो गया तो मोटी मोटी रियासतें आएंगी भाई, मोटी मोटी आएंगी। तो इसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, पीडीडी, ये इसके अंतर्गत 4 मोटी मोटी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब रियासतें ही आएंगी तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ राज प्रमुख भी इन्हीं में से कोई न कोई बनेगा और इनमें से बनेगा तो पता है मोटी रियासत जयपुर है तो यहाँ राज प्रमुख का पद दिया जाएगा, वो दिया जाएगा मान सिंह द्वितीय को, और या हम यहाँ कहें जयपुर शासक को। फिर बात आएगी अगर राज प्रमुख बन गए तो उपराज प्रमुख, तो यहाँ ध्यान रखना उपराज प्रमुख आपके हिसाब से, दिमाग के हिसाब से ये लगेगा कि हम बनाएंगे जी भोपाल सिंह जी को, क्यों? क्योंकि वो पीछे क्या थे, राज प्रमुख पद पर थे उदयपुर वाले। किंतु यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पर राज प्रमुख के बाद उपराज प्रमुख का पद वहाँ भोपाल सिंह जी को न देकर यहाँ दिया जाता है भीम सिंह को, और भीम सिंह थे कोटा के, कोटा शासक भीम सिंह थे। अब यहाँ फिर गड़बड़, तो उस गड़बड़ को सुधार करने के लिए और यहाँ पद नियुक्त किया जाता है महाराज प्रमुख। एकमात्र एक ऐसा एकीकरण का चरण जिसके अंतर्गत एकमात्र एक ऐसा पद जो महाराज प्रमुख का होता है, तो वो होता है यहाँ भोपाल सिंह का। और भोपाल सिंह जिनके लिए हम कह रहे थे तो वो हमारे सामने उदयपुर रियासत। एकमात्र ऐसा पद, ये विशेष कहीं भी आप जब पढ़ोगे तो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता वगैरह वगैरह वो आएंगे, एकमात्र पद आएगा महाराज प्रमुख, तो वो आएगा चौथे चरण में वरहद राजस्थान में 30 मार्च 1949 को। पद पर होंगे, सुशोभित होंगे तो भोपाल सिंह, और वो थे उदयपुर के। फिर राजधानी की बात थी, तो राजधानी है तो भाई बड़ी है, तो बड़ी है, इसके अंतर्गत जयपुर है तो जयपुर को राजधानी बना देंगे। फिर बात थी उद्घाटन स्थल, तो यहाँ उद्घाटन स्थल आ जाएगा सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस हमारा रह गया कहाँ, जयपुर। सिटी पैलेस है तो सिटी पैलेस रह गया जयपुर। अब इसमें खास बात है उद्घाटन करने वाले, तो यहाँ उद्घाटनकर्ता स्वयं आते हैं, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये स्वयं यहाँ उद्घाटन करते हैं। तो ये उद्घाटन करने वाले, इनके द्वारा यहाँ क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। फिर बात आती है यहाँ प्रधानमंत्री पद की, तो प्रधानमंत्री के पद पर यहाँ आते हैं हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब ये इस चरण की मुख्य बातें। वरहद राजस्थान 30 मार्च 1949, इसके अंतर्गत 30 मार्च को हमें पता है राजस्थान दिवस। अब इस समय रियासतें तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 रियासतें आ गई। बड़ी रियासत होगी तो उसी को लेकर राज प्रमुख बनाया जाएगा, तो राज प्रमुख का पद मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले, उपराज प्रमुख तो यहाँ भीम सिंह कोटा वाले। एकमात्र ऐसा पद महाराज प्रमुख का, और वो महाराज प्रमुख का पद दिया जाता है तो उस समय पर भोपाल सिंह को, उदयपुर शासक को। राजधानी जयपुर बन जाएगी, उद्घाटन का स्थल बन जाएगा सिटी पैलेस। इससे पहले आप उद्घाटन स्थल पढ़ चुके थे, तो पहले चरण के अंतर्गत आपने पढ़ा था लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर। 2 जगह आपने पढ़ा था कोटा दुर्ग, और यहाँ पर
नेक्स्ट में आता है तो हमारे पर चौथे के अंतर्गत सिटी पैलेस और सिटी पैलेस जयपुर। उसके बाद है तो उद्घाटन करने वाले तो स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री का जो पद था तो उस प्रधानमंत्री पद पर आ जाते हैं हीरालाल शास्त्री। अब इस चरण की एक खास बात, इसी चरण के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ विभाग हैं, उन विभागों को बनाया गया कि यही वो एक चरण था वृहद राजस्थान वाला। तो इस वृहद राजस्थान वाले इस चरण के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ विभाग हैं, कुछ विभागों को बनाया गया। तो जो विभाग थे वो विभाग कौन से थे और उनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्र क्या था। जैसे एक था वन विभाग। अब इस वन विभाग का संबंध था तो ये था कोटा से, कि इसी चरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, और यहाँ पर हम कहें तो एक विभाग बनता है और वो विभाग बनाया जाता है हमारा, तो वो था हमारे पास वन विभाग, और वन विभाग रहता है कोटा। इसके बाद था तो एक विभाग था कृषि विभाग, और वो कृषि विभाग है उसका मुख्यालय हम कहें तो वो था हमारा भरतपुर। फिर था एक खनन विभाग, उस खनन विभाग के लिए कहा जाए तो वो था उदयपुर। फिर एक था तो था शिक्षा का विभाग, और वो शिक्षा का विभाग वो था संबंधित बीकानेर से। और एक था न्याय विभाग, और न्याय विभाग का यहाँ मुख्यालय अगर देखा जाए तो वो था जोधपुर। यानी इसी एकीकरण के अंतर्गत और 4 विभाग बने, जिन विभागों में एक वन विभाग कोटा को दिया गया, कृषि का विभाग भरतपुर को दिया गया, खनन का विभाग उदयपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया, और न्याय विभाग की अगर बात की जाए तो वो दिया गया जोधपुर को। ये हमारा चौथा चरण। और मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग के अंतर्गत कि अगर हम यहाँ एकीकरण पढ़ते हैं तो ध्यान रखना स्टार्ट के जो 4 चरण हैं वो चारों चरण आपके सही तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। इनके बाद जो आएगा है तो वो भी ठीक कि तो इतना ज़्यादा उसके अंतर्गत मैटर हम नहीं पढ़ते, उसमें बस सीधी सीधी बातें होती हैं, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो चरण था वो चरण नंबर 5 जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसको अगर हम कहें तो वो था हमारा संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी इससे पहले अगर हमने पढ़े थे तो हमारा था एक था मत्स्य संघ, एक था पूर्वी राजस्थान, एक था हमारा संयुक्त राजस्थान, एक था वृहद राजस्थान। अब संयुक्त और वृहद राजस्थान एक साथ। अब इस संयुक्त वृहद राजस्थान को अगर देखा जाए तो इसका अगर निर्धारण किया गया तो वो था हमारा कब 15 मई 1949 को, कि संयुक्त वृहद राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसकी अवधि है हमारी 15 मई 1949। इससे पहले अगर हम देखें तो हमने पढ़ चुके थे 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, उसके बाद आता है हमारा 15 मई 1949। अब इस संयुक्त वृहद राजस्थान के अंतर्गत क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत हमने पीछे जो पढ़ा था यानी वृहद राजस्थान, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जो रियासतें थी, उन रियासतों के अंतर्गत यहाँ विलय किया जाता है। तो विलय किसका होता है, मत्स्य संघ का। और मत्स्य संघ के विलय का मतलब था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, उन 4 रियासतों को और यहाँ शामिल कर दिया जाता है और वह संयुक्त वृहद राजस्थान में। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, संयुक्त वृहद राजस्थान था तो सीधी सी बात है इस समय पर हमारे यहाँ राज प्रमुख थे, तो वो राज प्रमुख थे वो थे हमारे कौन, मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख की अगर बात की जाएगी तो वो थे हमारे भीम सिंह, और भीम सिंह हमारे थे कोटा वाले। यहाँ महाराज प्रमुख रहेंगे नहीं, जो भोपाल सिंह थे उदयपुर वाले। अब ये बड़ा क्षेत्रीय शेष है तो हमने ये पहले पढ़ा था, बस खाली रिवीजन के तौर पर ले सकते हो आप। राजधानी थी तो राजधानी यहाँ पर जयपुर थी। यहाँ इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का अगर पद है तो प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे तो कौन थे,
वो थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ अन्य कोई जो पद था वो यहाँ कुछ विशेष और नहीं रहेगा। उद्घाटनकर्ता वगैरह वो कुछ नहीं रहेंगे, उद्घाटन स्थल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उद्घाटनकर्ता नहीं है तो उद्घाटन स्थल वगैरह नहीं रहेंगे। अब ये सारी की सारी बातें, तो यहाँ नंबर 5 था हमारे पास संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसमें 15 मई 1949 वृहद राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस में मत्स्य संघ यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इन रियासतों का विलय किया गया। राज प्रमुख वही मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटावाले। यहाँ राजधानी है तो वो राजधानी जयपुर रहेगी, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का पद हो गया यहाँ हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन स्थल उद्घाटनकर्ता का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 6, जिसको कहा जाता है राजस्थान संघ। और ये राजस्थान संघ बनता है कब? 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान संघ की अगर बात की जाए तो ये है 26 जनवरी 1950। इसमें वो सारी की सारी बातें, राजधानी जयपुर, राज प्रमुख वगैरह मान सिंह द्वितीय, बस बदलेगा तो एक बात बदल जाएगी। यहाँ जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री का पद समाप्त होकर और यहाँ बन जाएंगे मुख्यमंत्री। यहाँ पीछे तक आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे, यहाँ आकर और प्रधानमंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, यहाँ बन जाएंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री रहेंगे इस समय के अंतर्गत वही हीरालाल शास्त्री। अब इसके बाद इसमें जो विशेष है वो विशेष ये है, एक तो था हमारा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, जो अजमेर का क्षेत्र था, और एक था हमारा दिलवाड़ा या हम कहें आबू दिलवाड़ा। और ये आबू दिलवाड़ा क्षेत्र था तो वो था कहाँ का? सिरोही का। ये जो दो क्षेत्र थे अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा, इन क्षेत्रों को और उस समय के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, किसी स्वार्थ की वजह से या गुजरात क्षेत्र विशेष से, क्योंकि मूल रूप से वो गुजरात से थे, तो यहाँ गुजरात क्षेत्र विशेष को देखते हुए और उन्होंने उसको गुजरात क्षेत्र विशेष में मिलाने की कोशिश की। मैं या यूँ कहूँ कि इन्होंने इनको और मुंबई प्रांत के अधीन मिलाने के लिए और कहीं ना कहीं प्रयास किया। किंतु इसी समय पर सिरोही के एक व्यक्ति गोकुल भाई भट्ट ने इस बात का क्या किया? विरोध किया कि ये एरिया जी राजस्थान का है और आप इसको गुजरात साइड में मुंबई प्रांत में मिलाने की आप बात कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इस बात का विरोध हुआ और उस विरोध के परिणाम स्वरूप लास्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों को कहाँ? राजस्थान में ही मिलाया गया, जो हम कह सकते हैं अंतिम चरण के दौरान हम कह सकते हैं। और ये गोकुल भाई भट्ट थे, तो ये है हमारे मूल रूप से सिरोही से। तो ये हमारा छठा चरण था राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। अब इसमें मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री, अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सिरोही का क्षेत्र विशेष। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे तो इन क्षेत्रों को मुंबई प्रांत में गुजरात क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, किंतु यहाँ पर सिरोही के गोकुल भाई भट्ट ने इस बात का विरोध जाहिर किया। फिर बाद के अंतर्गत इन क्षेत्रों को राजस्थान में ही मिलाया गया। तो ये है हमारा छठा चरण। और फिर आता है हमारा अंतिम या हम ये कहें लास्ट चरण, और लास्ट चरण होगा हमारा, तो वो सीधा सा है हमारा नंबर 7, और वो है जिससे आप परिचित हो वर्तमान में, राजस्थान। और राजस्थान जब बनता है तो वो बन जाता है हमारा पूरा का पूरा कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूर्ण होता है एकीकरण के रूप में। अब राजस्थान पूर्ण हो गया तो इस दौरान भी कुछ न कुछ बातें आएंगी। राजधानी जयपुर रहेगी। यहाँ पर जो राज प्रमुख का पद था वो समाप्त हो गया। यहाँ पद अगर स्वीकृत हुआ तो वो था राज्यपाल का, और यहाँ राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे तो वो थे गुरुमुख
निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह है, वो गुरुमुख निहाल सिंह वो यहाँ राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो। अब इसके बाद थी तो यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष था, तो वो था सिरोंज क्षेत्र। अब ये सिरोंज था तो वैसे तो था झालावाड़ का, और इस क्षेत्र को दिया गया तो किसे, एमपी को, एमपी में ये मिलाया गया। और एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, और ये सुनेल टप्पा था तो ये था एमपी का, ये मिलाया गया झालावाड़ में, या मैं यूं कह दूं ये मिलाया गया राजस्थान के अंतर्गत। और फिर ये पूरे क्षेत्र विशेष का एकीकरण हुआ। और इसी दौरान हम कह सकते हैं लास्ट के अंतर्गत जो अजमेर मेरवाड़ा की बात चल रही थी या अबू दिलवाड़ा की बात चल रही थी, उनको भी केंद्र शासित प्रदेश, उस क्षेत्र को भी क्या कर लिया जाता है, राजस्थान एकीकरण के तहत पूरे राजस्थान में शामिल कर लिया जाता है। तो राजस्थान पूर्ण रूप से बनकर तैयार होता है 1 नवंबर 1956। इस समय राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। यहाँ गुरुमुख निहाल सिंह थे। सिरोंज झालावाड़ का क्षेत्र वो एमपी को दे दिया, और एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला दिया जाता है, और लास्ट के अंतर्गत और बनकर तैयार हो जाता है पूरा का पूरा राजस्थान। तो जी ये था हमारा एक टॉपिक राजस्थान एकीकरण, जो हम स्टार्ट से जहाँ से पढ़ते आ रहे थे, अलग अलग इसको लेकर छोटी छोटी बातें स्टार्ट में तथ्य थे। राजस्थान एकीकरण, उसमें कितना टाइम लगा, कौन सी रियासतें थी जो कहीं कुछ नाराज हुई थी, किसने हस्ताक्षर पहले किए, किसने बाद में किए, कौन सी रियासत किस समुदाय से थी, कौन सा ठिकाना था, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था, कौन कौन से चरण थे, उन चरणों के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें थी, कौन सी राजधानी थी, कौन सा राज प्रमुख, कौन सा उपराज प्रमुख, कौन सा महाराज प्रमुख, कौन सा उद्घाटन स्थल, कौन सा उद्घाटन करने वाला व्यक्ति, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन आगे राज्यपाल। तो इन सभी बातों को लेकर ये आपका एक टॉपिक पूरा होता है राजस्थान का यूं कहें राजस्थान एकीकरण। तो उम्मीद होगी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार से जैसे पिछले टॉपिकों में कोई दिक्कत नहीं थी, उसी प्रकार से ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान एकीकरण। तो नेक्स्ट जल्द ही फिर मिलते हैं राजस्थान के नए टॉपिक को लेकर। एक बार फिर आपका धन्यवाद, अलविदा।